सभी को नमस्कार। साथियों, मैं मनोज शर्मा आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल पर हिंदी से संबंधित या हिंदी व्याकरण की हम बात करें तो उससे संबंधित आज यह चौथी कक्षा हम शुरू कर रहे हैं। जो साथी आज पहली बार इसी कक्षा से शुरुआत कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण के आधारभूत ज्ञान के लिए पहले वाली 3 कक्षाएं भी देख लें और उसके बाद यहां से आप आरंभ करें। साथियों, आज हमारा बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार ये हम पढ़ेंगे और यहां से प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जिसमें हिंदी व्याकरण शामिल होता है, प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और बड़े बारीक प्रश्न यहां से होते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। साथियों, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने वर्ण के संबंध में कुछ आधारभूत बातें की थी। मैंने आपको बताया था कि भाषा की लघुत्तम इकाई की अगर हम बात करें, यानी भाषा के सबसे छोटे तत्व की बात करें, तो उसे हम कहते हैं ध्वनि है। साथियों, ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से है, वाणी से है या हमारे उच्चारण से है। और जब इसी ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है तो फिर हम उसे वर्ण कहते हैं। तो देखिए, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है और ध्वनि का लिखित रूप हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। इसलिए यहां पे एक महत्वपूर्ण बात हमने की कि ध्वनि कानों का विषय है, यानी ध्वनि को सुना जाता है। ध्वनि की अगर हम बात करें तो ध्वनि मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। इसलिए यह कह सकते हैं कि ध्वनि का संबंध हमारे मुख और कान से है। जबकि वर्ण की यदि बात करें तो वर्ण, क्योंकि भाषा के लिखित रूप में मूल ध्वनि का रूप है, इसलिए वर्ण का संबंध हमारी आंखों से है। हम वर्ण को आंखों से देख सकते हैं और उसे देखकर हम पढ़ते हैं। तो ये आधारभूत बातें हमने पिछली कक्षा में की थी। अब यहां से हम आगे चलते हैं। तो साथियों, जो वर्ण हमारे हैं, जैसे स्वर रूप में हम कहें ए आ से लेकर हमारे औ तक के सभी ये जो स्वर हैं ये वर्ण हैं। और हमारे क से लेकर और आगे हम बात करें है तक, ये सभी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यहां पे एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने निकल कर आता है और उसे हम कहते हैं अक्षर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथियों, अक्षर, कई विद्यार्थियों को मैंने इस अक्षर और वर्ण के झमेले में उलझे हुए देखा है। वर्ण और अक्षर का अंतर करने में हमारे अधिकांश विद्यार्थी अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और जब आप पुस्तकों में पढ़ते हैं या फिर YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो वहां भी आपको अक्षर की केवल एक मामूली सी साधारण सी परिभाषा बताकर वो लोग आगे निकल लेते हैं और जो अक्षर का कॉन्सेप्ट है वो विद्यार्थियों को क्लियर नहीं हो पाता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज के बाद अक्षर और वर्ण के जो माइनर इनमें भेद है वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आप ध्यानपूर्वक इसे देखिए। साथियों, यहां से देखिए, ये जो टेबल है, ये टेबल आपके वर्ण और अक्षर के अंतर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसे ध्यानपूर्वक बाद में भी पढ़ सकें। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें और उसके बाद हम इसकी बिंदुवार चर्चा करते हैं। अब देखिए, पहला बिंदु, जो ये बिल्कुल साधारण बात है कि ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, ये बार बार आपको बताया जा चुका है। लेकिन अक्षर की बात करें तो ध्वनि या ध्वनि समूह है,
यहां गौर करने वाली बात है कि वर्ण केवल एक ध्वनि का एक संकेत चिन्ह होता है, लेकिन अक्षर जो होता है वो ध्वनि या फिर ध्वनियों का समूह है, जिसका उच्चारण हम श्वास के एक आघात में कर सकते हैं, एक झटके में जिसका उच्चारण हो जाता है उसे हम अक्षर कहते हैं। इसमें ध्वनि एक से ज्यादा हो सकती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। वर्ण एक ध्वनि का चिन्ह होता है, लेकिन अक्षर में एक से अधिक ध्वनियां हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसे देखिए, वर्ण का संबंध लेखन से है। वर्ण जो होते हैं उनका लेखन से संबंध है। हमने कहा ना कि लिखित रूप वर्ण होता है, तो लेखन यानी वर्ण को लिखा जाता है केवल, जब उच्चारण होता है उसका तो वह ध्वनि बन जाता है। लेकिन अक्षर का उच्चारण, अक्षर का जो संबंध है वह उच्चारण से है। सबसे बड़ा जो अंतर है इन दोनों में वो ये है, और यह अंतर आपके समझ में आ गया तो वर्ण और अक्षर समझ में आ गया। यानी जब हम लिखते हैं किसी मूल ध्वनि को तो वह वर्ण है, लेकिन उसी मूल ध्वनि का जब हम उच्चारण करते हैं ध्वनि रूप में तो वह उच्चारण अक्षर होता है। तो उच्चारण का संबंध अक्षर से है। यदि हम अक्षर को लिखित रूप देते हैं तो हमें वर्णों का सहारा लेना होगा। यानी अक्षर का संबंध तो है उच्चारण से, लेकिन अक्षर को लिखित रूप देने के लिए हमें एक या अधिक वर्णों की जरूरत होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तीसरा जो बिंदु है, यहां से भी आप इसके भेद को समझ पाएंगे। वर्णों का विन्यास किया जाता है। वर्ण विन्यास आप बखूबी जानते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप लिखते हैं पुस्तक। अब पुस्तक का विन्यास कैसे करते हैं, वर्ण विन्यास कैसे करते हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं कि प है, इसके बाद ऊ है, इसके बाद स है, इसके बाद त है, इसके बाद ए है, और उसके बाद हम बात करें तो क है, और क के बाद ए है। यानी पुस्तक शब्द 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 वर्णों से मिलकर बना है, या इन 7 ध्वनियों से मिलकर पुस्तक शब्द बना है। और ये जो इस तरह से हमने लिखा ये इसका वर्ण विन्यास कहलाता है। तो हम वर्ण विन्यास करते हैं, परीक्षा में भी वर्ण विन्यास के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से उनका वर्ण विन्यास करते हैं। लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आपने नहीं सुना होगा कि अक्षर का विन्यास कीजिए। अक्षर का कभी विन्यास नहीं होता। इसकी परिभाषा ही क्या कहती है? श्वास के एक आघात में जिसका उच्चारण हो जाता है वह अक्षर है, और अक्षर का संबंध उच्चारण से है। विन्यास लिखित रूप का होता है, अक्षर उच्चारण से संबंधित रूप है भाषा का, इसलिए उसका कभी विन्यास नहीं होता, अक्षर विन्यास नहीं होता। ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ण के 2 भेद हम करते हैं मोटे तौर पर, एक को कहते हैं स्वर और दूसरे को कहा जाता है व्यंजन। लेकिन साथियों, अक्षर जो होता है, अक्षर केवल स्वर होते हैं, यानी स्वर ही अक्षर हैं, व्यंजन अक्षर नहीं होते। अगर हम कहें ए तो यह वर्ण भी है और अक्षर भी है, लेकिन हम कहें क तो ये क जो है ये व्यंजन है, ये वर्ण तो है लेकिन यह अक्षर नहीं है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि अक्षर केवल स्वर, यानी स्वर जो हैं वे अक्षर भी हैं, लेकिन व्यंजन का जो शुद्ध रूप है वो अक्षर नहीं होता। कोई व्यंजन तभी अक्षर बनता है जब उसमें स्वर मिला दिया जाता है। यानी जब तक ये क हमने लिखा, इस क में अगर हम कोई स्वर मिला दें, ई मिला दिया, तो ये की बन गया, अब यह अक्षर है। तो ध्यान रखिए। और इसे वर्ण के रूप में देखें तो इसमें 2 वर्ण शामिल हो गए हैं, एक इसमें क है और दूसरा इसमें ई है। वर्ण इसमें 2 हैं लेकिन अक्षर यह अकेला एक है। और एक अक्षर किसकी वजह से बना कि क जो व्यंजन था उसमें हमने ई स्वर मिलाया। तो ध्यान रखिए, अक्षर केवल स्वर जो हैं वही अक्षर होते हैं। कोई व्यंजन तभी अक्षर बनता है जब उसमें कोई स्वर मिल जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन ध्वनि बलाघात वहन नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आप हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी हैं तो आप ये बलाघात जानते होंगे। अगर बाकी कंपटीशन एग्जाम के विद्यार्थी हैं और उन्होंने बलाघात नहीं पढ़ा तो इसके बारे में भी हम आगे
चलकर जब ये विषय आएगा तो वहां पूरी चर्चा करेंगे। यहां मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बलाघात का अर्थ ये होता है कि किस उच्चारण के समय जब हम किसी शब्द के किसी विशेष वर्ण पर जोर देते हैं, उसका उच्चारण उस जोर की वजह से लंबा हो जाता है, इसी को हम बलाघात कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं पल्स, तो यहां प के ऊपर बलाघात है, प लंबा, यानी थोड़ा सा इसे समझें आप। एक शब्द है प्लस, एक शब्द है पल्स। यहां अगर ऊपर वाले को हम पढ़ेंगे तो बलाघात जो है वो लय के ऊपर रहेगा, तब इसका शुद्ध उच्चारण होगा। इसे कहेंगे प्लस, प्लस यानी ल लंबा जाएगा, और लंबा जाएगा तो इसका मतलब लय के ऊपर बलाघात है। इसको हम पढ़ेंगे तो लंबा जो स्वर निकलेगा वो प का निकलेगा, लय का नहीं यहां, और इसे हम पढ़ेंगे पल्स, पल्स। तो बलाघात यहां पे प के ऊपर बलाघात हो रहा है, यहां पे लय के ऊपर बलाघात हो रहा है। तो यह बलाघात व्यंजन पे नहीं होता, ये लय जो है, यानी ये प अगर व्यंजन रूप में प लिखा हुआ तो इसके ऊपर बलाघात नहीं हो सकता। यहां पे लय, इसमें अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए यह बलाघात को वहन कर रहा है। ये कहेंगे हम इसे प्लस, और इसे कहेंगे पल्स, क्योंकि यहां ल में स्वर नहीं है, लय पे बलाघात नहीं हो सकता। यहां प में स्वर है तो प पे बलाघात हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि स्वर की ध्वनि को आप कितना भी लंबा खींचे, उस ध्वनि में कोई अंतर नहीं आता। जैसे मैं कहूं ए, तो ए ही चलेगा, चाहे मैं कितनी देर तक इसका उच्चारण करूं। ई, तो ये ई की ध्वनि रहेगी। लेकिन व्यंजन की जो ध्वनि होती है उसका हम सही उच्चारण यानी लंबा उच्चारण करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि व्यंजन का तो उच्चारण ही संभव नहीं है जब तक कि हम स्वर ना बोलें। आप कितना भी छोटा बोलेंगे, इस क को हम पढ़ना चाहेंगे, हम कहेंगे क, तो भी अ निकल रहा है, यानी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं है। और जब हम इस व्यंजन के उच्चारण को लंबा करेंगे, जैसे क, तो फिर क तो कहीं पीछे छूट गया, आगे जो जा रहा है जिसका उच्चारण लंबा हो रहा, वो ए का उच्चारण लंबा हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अक्षर जो होते हैं वे बलाघात के वाहक होते हैं, क्योंकि वे स्वर होते हैं, और व्यंजन ध्वनियां बलाघात वहन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ण, छठा बिंदु देखिए, प्रत्येक वर्ण एक एक ध्वनि का प्रतिनिधि होता है, ये कहें, या एक एक ध्वनि का एक एक चिन्ह जो है, संकेत चिन्ह, वह वर्ण है। जैसे हमने एक ध्वनि ली ए, तो ए के लिए ये वर्ण हो गया। हमारी एक ध्वनि है तय, तो तय ध्वनि का यह वर्ण हो गया। यानी प्रत्येक ध्वनि का एक एक वर्ण होता है। इसे दूसरे शब्दों में आप समझिए कि हर वर्ण की कोई एक निश्चित ध्वनि होती है। लेकिन अक्षर में देखिए, अक्षर में एक, या इसे मिटा देता हूं मैं, अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनि समूह हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जैसे आप ये पढ़े क्या, इसे हमारा उच्चारण क्या हुआ? क्या, यानी श्वास के एक आघात में उच्चारण हुआ है। अगर आप लिखित रूप में भी देखें तो क व्यंजन है और व्यंजन अक्षर नहीं होता, इसलिए यह अक्षर नहीं है। और ये इसमें आ मिला हुआ है, तो आ के कारण या क्या हो गया? अक्षर हो गया। तो यहां अगर आपसे कोई पूछे कि कितने वर्ण हैं, इसे गौर करिए, यहां आपसे कोई पूछे कि क्या शब्द में कितने वर्ण हैं, तो हम इसका विन्यास करते हैं क, इसके बाद आप देखेंगे ये, और इसके बाद आप देखेंगे आ। यानी हमें कहना पड़ेगा क्या शब्द में कुल 3 वर्ण हैं, इन 3 वर्णों के समूह से यह शब्द बना क्या। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या शब्द में कितने अक्षर हैं, तब क व्यंजन है, व्यंजन अक्षर नहीं होता, ये व्यंजन है, व्यंजन अक्षर नहीं होता, आ स्वर है और स्वर अक्षर होता है। तो इस शब्द में केवल कितने अक्षर हैं? एक अक्षर है, इसलिए इसे हम एकाक्षरी शब्द कहेंगे। इस तरह से हमने एक और देखा था पुस्तक। अब पुस्तक में कोई आपसे पूछे कि पुस्तक शब्द में कितने अक्षर हैं,
हमने वर्ण विन्यास किया। अगर कोई पूछे पुस्तक शब्द में कितने वर्ण हैं, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पुस्तक शब्द में कुल 7 वर्ण हैं। लेकिन पुस्तक शब्द में कितने अक्षर हैं, तो आप देखिए व्यंजनों को हटाते जाइए और स्वरों को काउंट कर लें। 1, इसके बाद 2 और 3, यानी पुस्तक शब्द में केवल 3 अक्षर हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अक्षर को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि सभी स्वर और स्वर सहित व्यंजन अक्षर हैं। या हम यह कहते हैं कि ध्वनि या ध्वनि समूह है जिसका श्वास के एक ही आघात में उच्चारण किया जाता है, उसे भी हम अक्षर कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुछ शब्द हैं। एक शब्द है स्नान। स्नान शब्द कितने अक्षर वाला शब्द है, अगर हमें यह देखना है। इसके बाद हम दूसरा एक अक्षर देखेंगे, धरातल। तो धरातल में ये जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं, तो ये कैसे पता करें? साथियों, इनका वर्ण विन्यास कर दिया जाए। और वर्ण विन्यास हम करेंगे स, इसके बाद न, इसके बाद आ, और उसके बाद फिर है आपका न। यहां देखिए, अगर हम ये बात करें कि स्नान शब्द में कितने वर्ण हैं, तब तो हम कहेंगे 1 2 3 और 4, यानी वर्ण इसमें 4 हैं। लेकिन अगर इनमें अक्षरों की बात करें तो हमें केवल स्वरों को लेना है, और यहां स्वर एकमात्र है आ, बाकी सभी व्यंजन हैं। व्यंजन अक्षर नहीं होते, और इस लिहाज से स्नान शब्द जो हमने यहां लिखा है उसमें केवल एक अक्षर है, यह एकाक्षरी शब्द है। ऐसे ही देखो धरातल। धरातल का वर्ण विन्यास कीजिए तो हम कहेंगे ध, इसके बाद ए, इसके बाद आता है रे, इसके बाद आता है आ, इसके बाद आता है तय, और तय के बाद फिर ए के बाद हम बात करेंगे ल, और ल के बाद ए। कुल मिलाकर अगर धरातल शब्द में हम वर्णों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण हैं 8। लेकिन इसमें अक्षर कितने हैं, तो फिर आप 1 2 3 और 4, यानी स्वरों को काउंट करें और स्वर आए इसमें 4, तो इसका मतलब धरातल शब्द में कितने अक्षर हैं, तो इसमें 4 अक्षर हैं। और श्वास के एक ही आघात में उच्चारण से क्या आशय है, तो श्वास के एक ही आघात में उच्चारण का आशय यह होता है कि जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं मां, तो एक ही आघात में इसे बोलना है। इसे वर्ण के रूप में हम तोड़कर नहीं बोल सकते, मतलब इसे हम ऐसे नहीं कह सकते मैं और आ, यानी जब इस शब्द को हम पढ़ेंगे तो मैं आ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे केवल मां पढ़ेंगे। और मां शब्द श्वास के एक ही आघात में उच्चारित हो जाता है, इसलिए इसमें एक अक्षर है। यह शब्द अपने आप में एक अक्षर वाला शब्द है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि यह शब्द कितने अक्षरों वाला है, तो वहां आप उस शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए, और वर्ण विन्यास के बाद व्यंजनों को छोड़िए, स्वर कितने हैं यह काउंट करिए, और वही जितने स्वर होंगे उतना ही उस शब्द में अक्षर माने जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है। अब साथियों, यहां से हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे वर्तनी की, कि वर्तनी क्या है। कई बार विद्यार्थियों के सामने ये बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, और हर परीक्षा में, हर कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न, ऐसे प्रश्न कई आते हैं जिसमें यह कहा जाता है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध या अशुद्ध जो शब्द है उसका चयन कीजिए। तो वहां पे आपको समस्या ना रहे, इसलिए हमें वर्तनी को जानना जरूरी है। साथियों, इंग्लिश में वर्तनी को स्पेलिंग कहा जाता है, इंग्लिश में इसे स्पेलिंग कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का क्रम ही वर्तनी कहलाता है। यानी जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो शब्द
वर्णों के समूह से बनता है और वर्णों का जो समूह है वह क्रमबद्ध होना जरूरी है। अगर उनके क्रम के साथ छेड़छाड़ हो जाती है तो फिर शब्द वह अर्थ नहीं दे पाता जो वास्तव में उसका वाचक है। तो ये ध्यान रखना हमें कि कोई भी शब्द होता है, उस शब्द में जो वर्ण इस्तेमाल होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन वर्णों का जो क्रम है वो क्रम जब तक सही नहीं होता तब तक उस शब्द को हम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं मान सकते। जैसे उदाहरण के लिए हम कोई शब्द लेते हैं, हमने लिया एक शब्द है आशीर्वाद, एक और शब्द लिखा हमने आशीर्वाद। अब देखिए वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, ये कैसे देखें? तो आप इसका वर्ण विन्यास कीजिए। अगर हम वर्ण विन्यास करेंगे तो सबसे पहले आ है, इसके बाद क्या है, यहां इसे पढ़िए, ऊपर रे लगा हुआ है और ऊपर रे का मतलब यह होता है कि जिस वर्ण के ऊपर रे लगा हुआ है ऊपर, वह उस वर्ण से पहले आता है, उसका उच्चारण उस वर्ण से पहले होता है। जैसे कर्म, तो यहां क के बाद रे का उच्चारण है और उसके बाद मैं का उच्चारण है। तो जब इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो आ, फिर र, इसके बाद हम श को लेंगे और श में क्या मिला हुआ है, ई की मात्रा, इसके बाद व और व के बाद आ के बाद द और द के बाद है ए। कुल मिलाकर इतनी ध्वनियों से यह शब्द बना। अब आप इसे पढ़िए, आ के बाद र आ रहा है, यह आशीर्वाद नहीं है बल्कि यह आर्शीवाद हो गया। इसका मतलब र का जहां क्रम होना चाहिए था, र वहां आना चाहिए था। क्रम की यहां पे गड़बड़ी हुई और इसलिए वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। यहां जो र का जो क्रम है वो यहां जब आप देखें तो सबसे पहले आ, उसके बाद श, इसके बाद ई, उसके बाद रे, इसके बाद व और आगे ये चलता है। यहां आशीर्वाद शब्द जो है हमारा वो वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह शुद्ध है। अब साथियों वापस हम अपनी मूल स्थिति पर पहुंचते हैं, वर्ण विचार। और वर्ण विचार को अब विधिवत रूप से हम शुरू करते हैं। देखिए हम अब वर्णों के वर्गीकरण की बात करेंगे कि वर्णों का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है। तो वर्णों का वर्गीकरण साथियों मोटे तौर पर वर्णों के दो भेद माने जाते हैं, जिनमें एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। यद्यपि क्योंकि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, इसलिए हमारी भाषा में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त एक और चीज जुड़ी है जिसको हम कहते हैं अयोगवाह। प्रत्येक भाषा में ये अयोगवाही ध्वनियां नहीं होती, लेकिन हमारी हिंदी में अयोगवाही ध्वनियों को भी अलग वर्ण के रूप में हमने चिन्हित किया है, लिया है, शामिल किया है, इसलिए हमें उन्हें भी पढ़ लेना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम वर्णों का जो वर्गीकरण करेंगे वो इन तीन रूपों में हम करते हैं। साथियों सबसे पहले स्वर की बारी आती है, उसके बाद हम व्यंजन की बात करेंगे और अंत में बात करेंगे अयोगवाह ध्वनियां। ये तो आप जानते भी हैं, ये हमारा अनुस्वार और एक हमारा विसर्ग, ये अयोगवाह ध्वनियां हैं। और अयोगवाह क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि वर्णमाला में हमारी भाषा ने इन्हें ना तो स्वर के रूप में स्वीकार किया है और ना ही पूर्णतः व्यंजन के रूप में स्वीकार किया है। लेखन की हम बात करें तो इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है, लेकिन प्रकृति की बात करें तो ये स्वरों के करीब नहीं है, नजदीक नहीं है, बल्कि ये व्यंजन के नजदीक हैं। क्यों हैं, कैसे हैं, ये बातें जब हम अयोगवाह ध्वनियों को पढ़ेंगे तब वहां पे विस्तार पूर्वक करेंगे। साथियों अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ये जो शब्द है स्वर, ये किस भाषा से निकला है। तो स्वर शब्द की मूल भाषा संस्कृत है और संस्कृत का जो मूल शब्द है एक स्वरी, इस शब्द से स्वर शब्द बना है। स्वरी का जो अर्थ दिया जाता है वह है ध्वनि, अर्थात स्वर शब्द का अर्थ ध्वनि है। अब हम बात करते हैं
कि स्वर की मूल विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम करें तो हम यह कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी अवरोध या इसे बाधा कहें, एक ही बात है, बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। तो ये देखिए, ये स्वर की एक हम कह सकते हैं कि सम्यक परिभाषा है कि हमारे फेफड़ों से उठने वाली प्राण वायु मुख में जो हमारे उच्चारण के लिए अवयव हैं, मुखांग हैं, मुख के किसी भी अवयव की वजह से वह प्राणवायु बाधित नहीं होती है। अर्थात फेफड़ों से प्राणवायु उठती है, श्वास वायु उठती है और मुख विवर से बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। इसे हम स्वर कहते हैं। आप बोलकर देखेंगे ए, आ, ई, तो आप महसूस करेंगे कि हमारे जो उच्चारण के अंग हैं, जैसे कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, वर्ष या ओष्ठ, इन उच्चारण अंगों के साथ जीभ का कहीं कोई संपर्क नहीं होता है। इसलिए प्राणवायु जैसे उठती है, मुख विवर से बाहर निकल जाती है और यही स्वर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी के कारण इसे स्वतंत्र ध्वनि भी कहा जाता है। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है, अर्थात इनके उच्चारण में प्राणवायु मुख में किसी भी मुखांग की वजह से बाधित नहीं होती, जबकि इसका उल्टा व्यंजन में इसके विपरीत होता है। व्यंजन जब भी हम उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जीभ कभी तालु को स्पर्श करती है, कभी मूर्धा को स्पर्श करती है, कभी हमारे दोनों होठ मिल जाते हैं, जिसे पै वर्ग बोलते हैं। तो पै बोलने का आप प्रयास करेंगे तो पहले आपके दोनों होठ बंद हो जाएंगे और जब वापस खुलेंगे तब पै की ध्वनि निकलती है। ऐसे ही आप चय बोलने का प्रयास करेंगे तो आपकी जीभ तालु को जाकर स्पर्श कर लेगी और फिर आप बोलकर देखिए चय, तो चय की ध्वनि निकलने से पहले हमारी जीभ हमारे तालु के जाकर चिपक जाती है और जब वहां से वापस नीचे गिरती है तब चय ध्वनि का उच्चारण होता है। इसी को कहते हैं श्वास वायु में बाधा उत्पन्न होना। लेकिन जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु में बाधा उत्पन्न नहीं होती है और वह सीधी हमारे मुख से बाहर निकल जाती है। साथियों, अब हम बात करते हैं एक और स्वर की। अगर विशेषता की बात करें तो स्वर जो होते हैं ये व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। एक और बात हम लिख सकते हैं, सभी स्वर अक्षर भी होते हैं, यानी वर्ण भी होते हैं। सभी स्वर वर्ण होने के साथ साथ अक्षर भी होते हैं। अक्षर भी होते हैं। और आप लिख सकते हैं कि स्वर बलाघात के वाहक होते हैं, यानी स्वर ध्वनियों पर बलाघात भी लग सकता है, बलाघात के वाहक होते हैं। ये भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात आप लिख सकते हैं कि व्यंजन के साथ
व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग, व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग मूल रूप में न होकर, मूल रूप में न होकर, न होकर मात्रा के रूप में होता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, मात्रा के रूप में होता है। व्यंजन के साथ जब स्वर आता है तो वह अपने मूल रूप में नहीं लिखा जाता, बल्कि वह मात्रा के रूप में उसके साथ लिखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं, कोई भी शब्द लेते हैं हम, सामाजिक। यहां हम देख रहे हैं कि स में आ मिला हुआ है, लेकिन आ अपने मूल रूप में नहीं है बल्कि मात्रा के रूप में है। मैं में आ मिला, मात्रा के रूप में मिला। जय में ई की ध्वनि मिली हुई है, तो ई अपने मूल रूप में नहीं लिखा गया बल्कि यहां मात्रा का रूप ले लिया। तो जब भी स्वर किसी व्यंजन से संयोग करेगा तो वहां पर स्वर अपने मूल रूप में न प्रयुक्त होकर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो साथियों, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। हिंदी में कुल स्वर 11 हैं। यहां विद्यार्थियों के लिए थोड़ी दुविधा पैदा हो गई है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में हिंदी व्याकरण की पुस्तकें हैं उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि री जो है वह हिंदी में अब शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। एक तरीके से अगर हम सोचें तो बात उनकी ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे उच्चारण दोष की वजह से हम री स्वर को हिंदी से हटा दें, क्योंकि अगर री को हटा दिया जाएगा तो क्या हम प्रकृति, ये जो प्रकृति है, जो हमारा ऋण है, जो हमारे ये शब्द है ऋषि, जो हमारा शब्द है कृमि या कृपा, क्या इन शब्दों के बिना हमारी भाषा अधूरी सी नहीं रह जाएगी? तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि री को हमें हिंदी में रखना ही होगा। यद्यपि ये सही है कि जो संस्कृत के तत्सम शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हीं में री का प्रयोग होता है। सर्वत्र जो हमारे तद्भव शब्द हैं उसमें री का कोई स्थान है नहीं। लेकिन फिर भी हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी ने 11 स्वरों को स्वीकार किया है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, 10 नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि अब कौन सा स्वर हिंदी में शुद्ध स्वर के रूप में प्रयुक्त नहीं होता या शुद्ध उच्चारण जिसका नहीं रहा है, तब आप उसका उत्तर री कर सकते हैं। साथियों, चर्चा ये करते हैं कि री को लेकर ये झमेला पैदा क्यों हो गया। इसका कारण यह है कि हमने जो परिभाषा देखी कि स्वर वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण निर्बाध रूप से होता है, अर्थात हमारी प्राण वायु बिना किसी बाधा के मुख अंगों के स्पर्श के मुख से बाहर निकल जाती है। यह परिभाषा है। जब हम आज री का उच्चारण करते हैं तो वह परिभाषा यहां खंडित हो रही है। कारण क्या है? हम ये री बोलना भूल गए और हम इसके स्थान पर इस री का प्रयोग कर रहे हैं। यह अलग बात है कि हमने लेखन में ऋषि इस तरह से लिखा, लेकिन जब हमारा उच्चारण होता है तो वह इस रूप में हम कर रहे हैं, यानी हम ऋषि बोल रहे हैं और ऋषि नहीं बोल रहे। इसी उच्चारण दोष के कारण ये जो समस्या आई कि री को स्वर माना जाए अथवा नहीं माना जाए, ये उत्पन्न हुई। इसका सॉल्यूशन देखिए कि स्वर की परिभाषा कहती है कि स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु मुख में कहीं बाधित नहीं होनी चाहिए, वो सीधी निकल जाए। महसूस करिए, आप खुद बोलकर देखिए, ए आ ई उ ऊ, ये जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुख में किसी अंग को स्पर्श नहीं करती, ना हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं, मिलते हैं। लेकिन जब हम री बोलते हैं तो आप देखेंगे कि जीभ ने आपकी मूर्धा को स्पर्श कर लिया है और जीभ में एक हवा के कारण बड़ी कंपन होती है और उसके बाद री का उच्चारण होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम यह उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, हमारा उच्चारण ये वाला हो रहा है।
री का जो शुद्ध उच्चारण था उसमें जीभ को स्पर्श नहीं करना था। आप प्रयास करके इसका उच्चारण सीख सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा, आप जीभ को रोक कर रखें कि वो आपकी मूर्धा को टच ना करे और फिर आप री बोलेंगे तो इसकी जो ध्वनि है कुछ अलग साउंड निकलेगी और वो होगी ऋषि, ऋण, कृपा। इस तरह से ये री है न कि री। हम इसे री बोलना शुरू कर चुके हैं जबकि यह वास्तव में री है और इसे हमें ऋषि कहना चाहिए न कि ऋषि। मैं समझता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं हिंदी में कुल स्वर 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे भी हम लिखते हैं। तो ये हिंदी के स्वर हैं। कई बार तो यह भी प्रश्न कर लिया जाता है कि स्वरों में यानी वर्णमाला में जब स्वर लिखते हैं तो स्वरों में री का जो स्थान है वह कहाँ होता है। तो ये भी ध्यान रखें, कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि आखिर वर्णमाला में री लिखा कहां पर जाए। तो ये ऊ के बाद री का स्थान होता है। तो ये हो गए हिंदी में हमारे कुल 11 स्वर। अब साथियों इन स्वरों का जो वर्गीकरण है वो हम शुरू करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। कुल मिलाकर 7 रूपों में हमारे स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। हम एक एक करके इन 7 वर्गीकरणों को सहजता से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला वर्गीकरण हम स्वरों का देखते हैं। साथियों हम पहला वर्गीकरण करते हैं और वह है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं मूल स्वर, एक होते हैं मूल स्वर और दूसरे हैं संधि स्वर। संधि या इसे संधे भी कह सकते हैं, संधे स्वर। मूल स्वर के अन्य नाम और भी हैं। मूल स्वरों को हम जड़ स्वर भी कह सकते हैं, जड़ स्वर या प्राकृतिक स्वर भी इनको कह सकते हैं। मूल या जड़ से तात्पर्य यह है कि ये किसी अन्य स्वरों के योग से नहीं बने बल्कि ये स्वतः उत्पन्न हुए, अर्थात इन्हें किन्हीं अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बनाया गया, ये स्वतः उत्पन्न होने वाले स्वर हैं। कौन कौन से मूल स्वर? तो मूल स्वरों की हम बात करें ए, ई, उ और हमारा री। ये 4 मौलिक स्वर हैं, ये अपने आप बने हैं, इन्हें किन्हीं अन्य स्वरों के योग से या सहायता से नहीं बनाया गया, इसलिए इन्हें हिंदी में हम मूल स्वर के रूप में पढ़ते हैं। ये 4 हमारे मूल स्वर हैं। जब हम संधि स्वर की बात करते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन 4 के अतिरिक्त जो हमारे 11 हैं तो 7 बच गए, वे सभी संधि स्वर हैं। लेकिन इनको भी हम 2 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। एक हैं दीर्घ स्वर और दूसरे हैं संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जब किसी एक मूल स्वर में वही स्वर जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, तो जो नया स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आप देखिए ए में ए मिलाकर एक दीर्घ स्वर बनाया जिसे कहा गया आ। ऐसे ही एक दूसरा मूल स्वर हमने उठाया ई और इनका जो दीर्घ स्वर बना वह ई है। इसके बाद हमने ऊ और ऊ को लिया और यहां पे इसका जो दीर्घ रूप बना इसे हमने ऊ कहा। इस तरह से एक मूल स्वर में वही मूल स्वर मिलाकर हमने जिन नए स्वरों को बनाया, निर्माण किया, वे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। साथियों जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट है, यानी जिसने यहां आ बनाना सीख लिया, ई बनाना सीख लिया, ऊ बनाना सीख लिया, उसने जो स्वर संधि है वहां स्वर संधि में दीर्घ संधि को सीख लिया है। इसके अतिरिक्त वहां और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त जो स्वर हैं हमारे, इनकी बात करते हैं। तो दीर्घ स्वर में आपने देखा कि किसी मूल स्वर में जब वही स्वर मिला दिया जाता है तो दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। यहां हम देखेंगे इसमें आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग मूल स्वरों के मेल से बना नया स्वर, वो क्या कहलाएगा? वह संयुक्त स्वर है। यानी दो अलग अलग मूल स्वरों को मिलाकर बनाए जाएंगे। जैसे ए में ई को मिलाया, एक मूल स्वर था ए और दूसरा मूल स्वर है ई, और इन दोनों के योग से जो स्वर बना वह ए बना। ऐसे ही हमने ए के साथ ऊ का मिश्रण किया और तब जो नया स्वर बना वह ओ बना। साथियों, ए और ओ ऐसे स्वर हैं जिनमें दो दो मूल स्वरों के गुण विद्यमान हैं। इसलिए जब आप संधि पढ़ेंगे तो संपूर्ण गुण संधि यहीं से निकली है, यहीं से बनी है। आप गुण संधि को समझेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे ए और ई के योग से ए बनता है, ए और ऊ के योग से ओ बनता है। तो इस तरह से हमारे 5 हमने स्वर अभी तक बना लिए। आगे बढ़े और आगे हमने ए के साथ फिर इस ए का मिश्रण किया, सीधा ए में ए मिलाया और तब निर्माण हो गया ऐ का। ऐसे ही हमने ए में इस ओ का मिश्रण किया और निर्माण हुआ औ। ये जो दो नई ध्वनियां यहां पे बनी, इनमें एक एक मात्रा की वृद्धि आप देख रहे हैं। यानी ए से थोड़ा वृद्धि आगे बढ़ाए और ओ से आगे बढ़ा, ये नए स्वर निकले। जब हम संधि प्रकरण में वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वृद्धि संधि का कंसेप्ट यहीं से निकलता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम संधि पढ़ेंगे तो स्वर संधि के 5 भेदों का जिक्र हम करते हैं। कई विद्यार्थियों के लिए संधि प्रकरण बड़ा जटिल है, लेकिन अगर आप यहां पर उत्पत्ति के आधार पर इन स्वरों को समझ पा रहे हैं तो आपकी 5 स्वर संधियों में से 3 स्वर संधियों का कंसेप्ट यही छिपा हुआ है, यहीं से आप इसे सीख सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि आपने देखी कि 2 मूल स्वर अगर आपस में मिलेंगे तो वो दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे, वही दीर्घ संधि है। 2 ए मिलने पर आ बनेगा, ई के योग से बड़ा ई बनेगा और ऐसे ही ऊ से बड़े ऊ का निर्माण होगा। साथियों, यहां मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संस्कृत में तो री में एक और री का मिश्रण किया जाता है और एक बड़े री का निर्माण होता है, लेकिन हिंदी में केवल जो री है इसी को स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है, इस री को स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी कुछ पितृण जैसे शब्द जो आते हैं वो दीर्घ संधि के कहलाते हैं, उनके बारे में हम जब जरूरत पड़ेगी तब चर्चा करेंगे। यहां ये हिंदी का विषय नहीं है, ये संस्कृत का विषय है। तो अब हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर मूल रूप से स्वर 2 प्रकार के हैं। एक है मूल स्वर, जिन्हें जड़ स्वर भी कह सकते हैं, प्राकृतिक स्वर भी कह सकते हैं। और इन्हें मूल स्वर या जड़ स्वर, प्राकृतिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो जन्म है, उत्पत्ति है, वो किसी अन्य स्वर की मदद से नहीं हुई, ये स्वतः उत्पन्न स्वर माने जाते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वतः इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर हमने पढ़ा संधि स्वर। संधि का अर्थ है जोड़ना। तो मूल स्वरों को ही आपस में जोड़कर हमने जिन नए स्वरों का निर्माण किया उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। और संधि स्वरों को हम 2 भागों में फिर विभक्त कर देते हैं। एक दीर्घ स्वर वे होते हैं जहां मूल स्वर के साथ उसी मूल स्वर को जोड़ने पर जो नया स्वर बना, और संयुक्त उसे कहते हैं जब 2 अलग अलग मूल स्वरों के मिश्रण से नया स्वर हम बनाते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे आधार पर हम अब स्वर को पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, या हम कह सकते हैं मात्रा के आधार पर। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मात्रा किसे कहते हैं?
किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और किसी दूसरे स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसे आप खुद बोलकर महसूस कीजिए। जैसे हम कहेंगे ए और एक हम कहेंगे आ, हम कहेंगे ई या ई। तो जो मूल स्वर हैं उनके उच्चारण में कम समय लगता है और जो संधि स्वर हैं जिनमें दीर्घ और संयुक्त हैं उनके उच्चारण में मूल स्वरों की तुलना में दुगुना समय लगता है। और इस आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण भी किया। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कह सकते हैं या फिर मात्रा के आधार पर कह सकते हैं या उच्चारण के काल मान के आधार पर कह सकते हैं, हमारे स्वर फिर दो भागों में विभक्त किए जाते हैं, जिसमें एक है ह्रस्व स्वर। ये यहां है में र लगा हुआ है और री नहीं। अगर है में री जोड़ेंगे तो ऐसे लगेगी और है में र जोड़ेंगे तो ऐसे लगेगा। तो ह्रस्व स्वर। और दूसरा जो इसका भेद माना जाता है वो होता है दीर्घ। ह्रस्व स्वर को हम लघु भी कह सकते हैं। काव्य शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जब हम काव्य शास्त्र वहां पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां लघु और गुरु के नाम से इनको जाना पहचाना जाएगा। दीर्घ को हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं। एक और नाम इनके साथ जोड़ना चाहो तो इन्हें मूल स्वर भी कह सकते हो आप, ह्रस्व, लघु या मूल। और ये हैं दीर्घ या गुरु स्वर। तो कौन कौन से हैं? तो जो हमारे मूल स्वर हैं वे ह्रस्व हैं। ये हमारे मूल स्वर जो चारों थे अ, ई, उ और इ, ये तो हो गए हमारे ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जबकि जो शेष हमारे साथ रह गए, जिसमें आ है, जिसमें ई है, उ, ए, ऐ, ओ और औ, इन्हें हम कहेंगे दीर्घ या गुरु स्वर, क्योंकि ये मूल स्वरों को मिला मिलाकर बनाए गए। तो जाहिर सी बात है, दो मूल स्वर मिलकर जब बनते हैं तो उच्चारण में समय भी दुगुना लगेगा। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखते हैं कि मूल स्वरों की एक मात्रा काउंट होती है, गिनी जाती है, जबकि दीर्घ और गुरु स्वरों की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूल स्वरों की तुलना में गुरु स्वरों में, दीर्घ स्वरों में दुगुना समय लगता है। एक और भेद यहां पे जो संस्कृत में चलता है, हालांकि हिंदी में इतना नहीं है लेकिन संस्कृत में चलता है, और आजकल भी कुछ जो व्याकरण हैं वो इस भेद को दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं, तो वो भी हमें देख लेना चाहिए। तीसरा जो भेद मानते हैं वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? तो वैसे देखें तो हमारे सारे के सारे स्वर जो हैं, सभी 11 के 11 स्वर प्लुत भी हैं। प्लुत का अर्थ होता है वे स्वर ध्वनियां जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे, यानी मूल स्वरों में जितना समय लगता है उससे दुगुना लगे तो दीर्घ स्वर है, अगर उससे तिगुना समय लगे या उससे ज्यादा लगे तो फिर वो प्लुत स्वर है। और प्लुत स्वर की जरूरत कहां पड़ती है? जब हम या तो किसी को आवाज देकर बुलाते हैं, जैसे हम कहेंगे हेलो, तो ये ओ जो लंबा चला गया, या हम ओम कहते हैं, ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो यहां प्लुत स्वर है, और हम किसी को आवाज देते हैं या फिर रोने, चीखने, चिल्लाने, इसमें प्लुत स्वर का उपयोग होता है। आप इसमें यह कह सकते हैं सभी स्वर प्लुत स्वर भी हो सकते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। लेकिन कोई स्वर प्लुत है या नहीं, इसका पता कैसे चले? तो जब हम उच्चारण करते हैं तब तो हम अपनी आवाज को लंबी खींचते हैं, लेकिन लिखित में उसे कैसे दर्शाएं, लेखन में कैसे दर्शाएं? तो उसके लिए ये इस तरह का एक साइन, यानी 3, हिंदी में जो 3 लिखते हैं, ये चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि यहां प्लुत स्वर का प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपने देखा होगा, कई जगह ऐसे देखा होगा। और इसे हम क्या कहते हैं?
ओम कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ओ की ध्वनि जो है वह लंबी खींच रही है, ओम। तो ये 3 गुना समय लिया, इसलिए हम 3 के इस प्रतीक चिन्ह से हम प्लुत स्वर को लिखित लेखन में दर्शाने का काम करते हैं। यहां से अब आगे बढ़ते हैं साथियों। इसके बाद एक जो वर्गीकरण है वो बड़ा सीधा सा है, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर कैसे स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है, तो ये बड़ा सीधा सा सिंपल सा है। आप देखें इसे, एक होता है सजातीय स्वर और एक होता है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, इसे हम इन नामों से भी पहचानते हैं। एक को कहते हैं हम सवर्ण स्वर, एक को कहते हैं हम अस्वर्ण स्वर। तो इसे आप समझें कि कौन से स्वर सजातीय यानी सेम जाति के हैं और कौन से विजातीय यानी अलग अलग जाति के हैं। तो जाति से यहां आशय है स्वरों की उत्पत्ति से। आपने देखा कि ए और ए के मिश्रण से जन्म हुआ आ का। इसका मतलब यहां 2 स्वर हो गए, एक ए और दूसरा स्वर क्या है हमारा आ। ये दोनों स्वर, क्योंकि आ केवल अकेले ए की देन है, ए से निकला है, इसलिए ए और आ की जाति सेम है। भाई आप समझ सकते हैं कि आपके पिताजी की जो जाति है, आप उनसे पैदा हुए तो आपकी जाति वही है। तो वही ए जो है, इसमें इसे पैदा करने में किसका रोल है? इसके मां और बाप केवल कौन है? ए है। तो ए और आ ये दोनों स्वर कैसे हैं? तो ए और आ ये दोनों स्वर सजातीय हैं, या हम ये कहेंगे ये सवर्ण हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि ए और ई कैसे स्वर हैं, तो ये दोनों अलग अलग मूल स्वर हैं, इसलिए इनकी जाति अलग मानी जाएगी। इसे हम कहेंगे विजातीय स्वर। ये आपको ध्यान रखना है। विजातीय का दूसरा नाम होता है असवर्ण। तो ये आपको समझना है। अब हम कह सकते हैं कि सवर्ण कौन कौन से हैं? तो ए और आ ये 2 अपने आप में सवर्ण हैं। ऐसे ही ई और ई ये दोनों भी अपने आप में क्या हैं? सवर्ण हैं। उ और उ ये दोनों भी अपने आप में सवर्ण हैं। लेकिन ये जो 3 जोड़े हमने बनाए, इनके अतिरिक्त और जितने भी स्वर हैं, जैसे आपको ये कह दिया जाए कि ए और ए ये दोनों सजातीय हैं या विजातीय, तो आप जानते हैं कि ए का निर्माण किससे हुआ? एक तो ए था इसमें, लेकिन दूसरा क्या था? ई। तो सजातीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अलग मूल स्वर और मिला है। तो सजातीय स्वर केवल ए और आ आपस में सजातीय हैं, ई आपस में सजातीय हैं, उ आपस में सजातीय हैं, और इसके अतिरिक्त अगर कोई जोड़ा बना दिया जाए तो वे सभी क्या होंगे? विजातीय स्वर होंगे। ध्यान रखिए, ए आ ये ही आपस में सजातीय हैं। ए और ई को ले लेंगे तो फिर सजातीय नहीं होंगे, विजातीय हो जाएंगे। शायद आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये साधारण सा एक वर्गीकरण था जिसे हमने देखा। साथियों, अब इस प्रश्न को देखिए। यहां से आपको पता चलेगा कि सजातीय या सवर्ण और विजातीय में क्या अंतर है। तो इस विकल्प में सभी स्वर सजातीय या सवर्ण हैं। ये इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि कौन से विकल्प में सभी जो स्वरों के युग्म हैं, जोड़े हैं, वो सजातीय हैं। तो ए को देखिए, ए और आ तो बिल्कुल सजातीय हैं। ए और ऐ ये सजातीय नहीं हैं, ये ध्यान रखना है। इनको हम सजातीय समझ लेते हैं, लेकिन इनकी क्योंकि ए की उत्पत्ति ए और ई से हुई है, जबकि जो ए है वो ए के बाद ए आने से उसकी उत्पत्ति हुई है। इनको सजातीय नहीं माना जाता। इनकी उत्पत्ति 2 अलग अलग मूल स्वरों से हुई है, इसलिए इनको एक जाति में शामिल नहीं किया जाता। कई बार विद्यार्थी इस भ्रम के कारण कि ए और ऐ देखने में एक जैसे लगते हैं, इनकी शक्ल एक जैसी है और इसलिए इसे सजातीय मान लेते हैं, तो यह सजातीय नहीं है। ओ
और औ ये भी सजातीय नहीं है। तो इनकी शक्ल पे नहीं जाना है, बल्कि ये सजातीय वही होंगे जो एक ही मूल स्वर से जिस नए स्वर का निर्माण हुआ है, तो वे दोनों ही सजातीय होंगे। तो यहां ये तो सजातीय है लेकिन ये दोनों नहीं। आगे बढ़ते हैं। ई सजातीय है, ऊ सजातीय है, लेकिन ए सजातीय नहीं है। अगले विकल्प में हम देखते हैं सजातीय है, ये भी सजातीय है, यानी ऊ ये और ये भी सजातीय है, तो सही विकल्प ये हो गया। अंत में देखते हैं सजातीय है, ये भी सजातीय है, लेकिन ये सजातीय नहीं है। तो इस तरह से आप ये अंतर करेंगे। परीक्षा में इनमें से या तो ये विकल्प एक शामिल होता है या यह विकल्प शामिल होता है, क्योंकि विद्यार्थी ये समझते हैं कि ये दिखने में एक जैसे हैं तो इन्हें सवर्ण या सजातीय माना जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखते हैं एक वर्गीकरण ओष्ठाकृति के आधार पर भी किया जा सकता है। ओष्ठाकृति, देखिए जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में हमारे होठों की आकृति कैसी बनती है, इस आधार पर भी हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। तो दो तरह की आकृतियां इसमें मानी गई है। जैसे इसके अगर वर्गीकरण की हम बात करें तो एक कह सकते हैं हम गोलाकार, यानी होठों की आकृति गोलाकार हो जाए। एक कह सकते हैं अगोलाकार। इनके अन्य नामों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। गोलाकार को आप वर्तुलाकार कह सकते हैं, वर्तुलाकार। इसे आप वृत्ताकार भी कह सकते हैं, वृत्ताकार। वृत्तमुखी भी कह सकते हैं, वृत्तमुखी। इधर हम अगोलाकार को भी अवर्तुलाकार कह सकते हैं, अवर्तुलाकार। इसे हम अवृत्ताकार कह सकते हैं, इसे हम अवृत्तमुखी कह सकते हैं, अवृत्तमुखी। ये हो गए इनके अलग अलग नाम। अब देखिए कौन से स्वर हैं जो गोलाकार या वर्तुलाकार हैं, तो आप खुद इनका उच्चारण करके इन्हें समझ सकते हैं। आप बोल के देखिए ए, तो हमारे होठ क्या गोल शेप में आ गए हैं? नहीं। आ, ई यहां तक गोल शेप में नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ऊ बोलेंगे, ऊ का उच्चारण करते हैं तो होठ गोल घूम जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ऊ, ऊ, ओ बोल के देखिए आप, औ बोल के देखिए। इनके उच्चारण में हमारे होठ गोल गोल घूम जाते हैं, गोल आकृति हो जाती है, इसलिए इन्हें कहते हैं गोलाकार या वर्तुलाकार। इनके अतिरिक्त जो सभी और हमारे स्वर हैं, जिसमें ए, आ, इसके बाद बात करें हम ई और री, और बात करें तो ए, और ये जो रह गए हमारे 3 2 5 2 7 और 7 4 11, तो ये सभी स्वर क्या हैं? तो ये अगोलाकार है। साथियों आपने देखा कि हमारी हिंदी में एक आगत स्वर भी आ गया है अंग्रेजी का ओ, जिसमें हम डॉक्टर, ऑफिस वगैरह शब्द लिखते हैं। वैसे ये हिंदी का नहीं है, आगत है, लेकिन अगर इसको आकृति के आधार पर पूछ लिया जाए तो फिर आप इसे अर्धगोलाकार कह सकते हैं। इसे आप अर्धगोलाकार कह सकते हैं, क्योंकि ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है। साथियों अब जो अगला वर्गीकरण हम करेंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस वर्गीकरण का आधार है जिह्वा। जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा की क्रियाशीलता, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर हम ये वर्गीकरण करेंगे, जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। इसका तात्पर्य यह है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण में जीभ का कौन सा स्थान ज्यादा क्रियाशील रहता है, तो ये हमें देखना है। और इस आधार पर हमारा जो वर्गीकरण है वो जीभ को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला अग्र, यानी जीभ का जो आगे का भाग है, अर्थात जीभ की जो नोक है वो अगर क्रियाशील रहती है, या फिर जीभ का मध्य भाग
क्रियाशील रहता है या फिर जीभ का अंत्य जो भाग है हमारा वह क्रियाशील रहता है। अंत्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जिह्वा का कौन सा भाग क्रियाशील है, इसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। साथियों, अगर आप महसूस करके देखेंगे तो बड़े ध्यानपूर्वक महसूस करेंगे तो इसे आप समझ भी पाएंगे। एक बार मैं ये लिख देता हूं कि इस आधार पर वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। सबसे पहले आप देखें तो मध्य स्वर माना जाता है। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर का जो स्थान है, अर्थात जब हम का उच्चारण करते हैं तो जीभ बीच में से थोड़ी क्रियाशील होकर ऊपर उठती है। आप बहुत ध्यान से अगर महसूस करें तो इसका पता चलेगा। इसके बाद आप देखें माफ कीजिएगा, आ के बाद ओ, फिर ऊ, इसके बाद ओ और औ। ये जो हमारे बाकी स्वर हैं, ये जीभ की जो अंत्य भाग है, अंतिम भाग है, वहां की क्रियाशीलता के आधार पर इनका उच्चारण होता है। जबकि ई और रह गया हमारा ए और ऐ, और इसके अलावा एक छूट गया हमारा री। इनके उच्चारण में जीभ का जो अग्रभाग है वह क्रियाशील रहता है। इसे आप यूं समझें कि जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो ई के उच्चारण में जीभ थोड़ी ऊपर तालू की तरफ उठती है आगे से, क्योंकि जब हम उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्णों का एक साथ वर्गीकरण करते हैं तो आप देखते हैं कि ए और आ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि जब हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो ए और आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु है। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान मूर्धा ओष्ठ है। इसके बाद आपका री का उच्चारण स्थान जो हम मानते हैं वो है मूर्धा। और ए और ऐ, क्योंकि ये इन्हीं से बने हैं आगे के, तो उनका जो उच्चारण स्थान है उसमें दो दो आ जाएंगे। जैसे हम बात करें ए की, तो ए में ए और ई का मिश्रण है तो इसे कंठ तालव्य कहते हैं। ओ जो है तो ओ में ए और ऊ है तो उसे कंठ ओष्ठ्य कहेंगे। इस तरह से ये आगे उच्चारण स्थान है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ई के उच्चारण में, क्योंकि ये तालु के करीब जीभ जाती है, इसलिए हमारी जीभ का जो अग्रिम भाग है वो तालु की तरफ उठता है ई, और इसलिए इसे अग्रस्वर कहा जाता है। ई से ही ए बना है, क्योंकि ए और ई के मिश्रण से ए बना है। वही स्थिति जीभ की इनमें भी होती है। री के उच्चारण में जीभ मूर्धा की तरफ मुड़ती है। जीभ का आगे का भाग जो होता है वो ऊपर घूमकर मूर्धा की तरफ जाता है री, तो इसलिए अग्रिम भाग इसका क्रियाशील होने के कारण इसे अग्रस्वर कहा जाता है। ए में मध्य स्वर, ए तो बड़ा शांत स्वर है, इसमें तो पता ही नहीं चलता कि ये कहां से बोला जाता है। शेष जो रह गए वो हमारे अंत्य स्वर है। जैसे आप आ बोलकर देखेंगे तो आपको गले के पास ही कुछ महसूस होगा, उसके बाहर कुछ नहीं। ऐसे ऊ, ओ, तो आप गले के पास ही महसूस करोगे। जीभ की क्रियाशीलता लगभग समाप्त के बराबर यहां पे हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। साथियों, यहां पे एक ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिहाज से। बाकी आपको ये महसूस करके देखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि याद करने के हिसाब से एक ट्रिक आपकी हो सकती है, क्योंकि हम जो स्वर लिखते हैं वो इस आकार में, ये जो गणितीय अंक है 3, इस 3 के आकार में हम स्वर लिखते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ये ए लिखा, ऐसे ही आ हो गया। फिर ये जो 3 के आकार में नहीं है, कौन कौन से नहीं है? ये नहीं है, ई, ए, ऐ और री, इनको हम 3 के आकार में नहीं लिखते, आप देख पा रहे हैं। बाकी ये सभी जो हैं इनको हम गणित के 3 जो अंक है उसके आकार में इनको लिखा जाता है। ट्रिक यह है कि आप ये याद कर लें कि 3 के आकार में लिखे जाने वाले स्वरों में से ए जो है वह मध्य स्वर है और बाकी सभी अंत्य स्वर हैं। तो आप याद रखने में आपकी थोड़ी सहूलियत हो सकती है कि 3 के आकार में जो लिखे जाते हैं उनमें ए को छोड़ दीजिए, ए मध्य है, इसे याद कर लीजिए। बाकी सभी अंत्य हैं और इनके अतिरिक्त जो रह गए वो सभी अग्र स्वर के रूप में हम उनका अध्ययन
करते हैं। अगला जो वर्गीकरण हम करेंगे 6 नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है और इसे ध्यान से आपको समझना है। मुख के फूलने के आधार पर वर्गीकरण। यहां देखिए कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है ये एक वीवर है। वीवर का जो तद्भव रूप है वो बिल है। जैसे आपने चूहे के बिल देखे हैं, ऐसे ही हमारा मुख भी एक बिल है। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि कभी हमारी जीभ थोड़ी ऊपर उठती है, कभी नीचे रहती है। यद्यपि किसी मुखांग को स्पर्श नहीं करती स्वरों के उच्चारण में, बाकी जो व्यंजन है उनके उच्चारण में मुख के अंगों को स्पर्श भी करेगी जीभ, लेकिन यहां स्पर्श तो नहीं करती। लेकिन हमारा जो मुख वीवर है, ये जो बिल है, इसमें जीभ कभी ऊपर उठ जाती है और ऊपर कम जगह बचती है हवा को निकलने के लिए, कभी नीचे गिर जाती है तो पूरा मुख खुला होता है। इस आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है इसे हम कहते हैं मुख के खुलने के आधार पर वर्गीकरण। साथियों, इसे समझने के लिए यह जरूर ध्यान रखें, केवल मुख की बाहरी आकृति को नहीं देखना है। बाहरी आकृति के आधार पर हम ओष्ठ आकृति वाले गोलाकार और अगोलाकार पढ़ चुके हैं। अब हमें यह देखना है कि जीभ कितनी ऊपर उठती है। जब ऊपर उठ जाती है तो जो वायु मार्ग है, जो हमारा बिल है, वीवर है, ये सकड़ा हो जाता है और जब नीचे गिरती है तो यह पूरा खुल जाता है। यह आपको समझने की जरूरत है। इस आधार पर जो वर्गीकरण है ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इसका पहला भेद माना जाता है समृत स्वर। इसका दूसरा भेद कहा जाता है अर्ध समृत। यहां मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अर्ध समृत, ये जो अर्ध है ना, आजकल आपको ज्यादातर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं। मानक हिंदी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग होता है, जैसे इसका आप थोड़ा सा यहां पे वर्ण विन्यास करें। देखिए यहां क्या क्या है। एक तो है ए के बाद क्या है, तो मैंने आपको कहा था जो ऊपर बैठा है वो पहले आएगा, तो ए के बाद र है। इसके बाद क्या है, ध, ये जो नीचे लगा हुआ है ये सबसे लास्ट में है। इसके बाद आपका द है, द हलंत है, और जो नीचे नीचे है ये है आपका ध, और ये ध में मिला हुआ है ए। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के शब्द देकर कि इस शब्द में शुद्ध व्यंजन रूप कौन से हैं। तो यहां शुद्ध व्यंजन के रूप में एक तो र है, क्योंकि र में स्वर नहीं मिला हुआ। एक फिर द है, द में भी स्वर नहीं मिला हुआ। जो ध है ये दिखने में आधा दिख रहा है लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ है। तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। यहां मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि मानक हिंदी में यह व्यवस्था की गई है कि जब लगातार 3 व्यंजन ध्वनियां आती हों तो ऐसी स्थिति में यह द्वित्व की स्थिति जब बनती हो, यानी द और ध तय वर्ग के ही सदस्य हैं और लगातार तय थ द ध ये लगातार आते हैं। जब ऐसे लगातार वाले 2 वर्ण हैं या फिर सेम 2 वर्ण हैं तो उस स्थिति में आप इस एक को हटा भी सकते हैं, और जब इसे हम हटा देंगे तो ये अर्ध बनेगा। तो इसे भी सही माना जाता, मानक हिंदी के अनुसार ये सही है, और ये भी सही है, ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अब ये गलत हो गया, ये भी सही है, लेकिन इसे सरलीकरण के लिए इसे भी स्वीकार किया जाता। तो कभी आप अर्ध देखें तो आपको यह नहीं सोचना है कि यह अशुद्ध है। खैर, हम अपनी मूल बात पे आते हैं। अर्ध समृत, इसके बाद हम देखेंगे विवृत, और विवृत के बाद हम देखेंगे अर्ध विवृत। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समृत का मतलब क्या होता है। तो साथियों, समृत का अर्थ होता है बंद होना, यानी क्लोज, लगभग बंद की स्थिति। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख लगभग क्या होता है, लगभग जो हमारा मुख विवर है वो लगभग बंद हो जाता है, इसे कहते हैं समृत। पूरा बंद नहीं होता, अगर पूरा मुख बंद हो गया तो फिर आवाज नहीं निकलेगी, इसलिए लगभग बंद की स्थिति रहती है, इसे हम कहते हैं समवृत, यानी लगभग बंद। अर्ध समृत
यानी लगभग बंद से थोड़ा ज्यादा खुला हुआ, तो ये अर्ध संवृत होता है। विवृत का अर्थ होता है पूर्ण रूप से खुला, वो होता है विवृत। यानी ये विवर से बना है, एक बिल जो होता है, तो बिल जिस तरह से खुला होता है उसे हम विवृत कहते हैं। तो जब मुख का जो मार्ग है, पूरा जो विवर है, ये पूरी तरह खुला हो तो उसे हम विवृत कहते हैं। और अर्ध विवृत किसे कहेंगे, तो पूरे खुले से कुछ कम खुला हुआ, यानी अर्ध संवृत से ज्यादा खुला है लेकिन विवृत से कम खुला है, ये बीच की स्थिति जब होती है तो उसे हम कहते हैं अर्ध विवृत। अब सहजता की दृष्टि से देखिए, हम ए को बोलते हैं तो हमारा मुख, आप बोलकर महसूस करें इन चीजों को, ए को बोलने पर मुख विवर में, क्योंकि जीभ मध्य से थोड़ी ऊपर उठती है ए, तो जो बिल है हमारा, विवर है, ये पूरा नहीं खुला है, इसलिए इसे छोड़िए, आगे और महसूस करिए। आप आ बोलकर देखिए, जब हम आ बोलते हैं तो आपकी जीभ नीचे रहती है और ये मुख विवर पूरा का पूरा खुला रहता है, इसलिए जो आ हमारा स्वर है यह विवृत स्वर है और एकमात्र आ है जिसमें हमारा मुख विवर पूरा खुला रहता है। संवृत स्वरों की अगर हम बात करें तो आप इन्हें महसूस करना, ई, और इसके बाद हम बात करें उ और हमारा री, ये जब हम उच्चारण करते हैं तो लगभग मुख बंद की स्थिति होती है, यानी ई में ई उ, तो यहां हमारे जो मुख की स्थिति है वो लगभग बंद की अवस्था में होती है। इसका कारण क्या है, ई तालव्य के पास है, जीभ हमारी तालु के करीब पहुंच जाती है, ई, तो जहां जीभ तालु के पास गई है वहां ये हमारा जो मुख विवर है ये संकड़ा हो गया है, इसलिए इसे कहते हैं संवृत। ऊ में भी आप देखते हैं कि ऊ ओष्ठ ध्वनि के करीब है, तो लगभग हमारा जो विवर है ये आगे से सकरा हो गया है, होठों के पास से सकरा हो गया है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, संवृत। ध्यान रखिए, ई के उच्चारण में अंदर तालु के पास से, जो जीभ ऊपर उठने के कारण तालु के पास से मुख विवर सकरा होता है, ऊ के उच्चारण में हमारे होठों के पास से मुख विवर सकरा होता है। तो इस आधार पे ये दोनों ये जो है ई उ और री, इन सभी में इनको हम संवृत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। ए और ओ, क्योंकि ये किससे बना है, ऐसे, ए में ई मिलने पर ए बना, ए में ऊ मिलने पर ओ बना। ऊ संवृत है और ए जो है ये अर्ध विवृत है। ए में मुख खुला तो होता है लेकिन पूरा नहीं खुलता जितना आ में खुलता है, इसलिए आ विवृत, ए अर्ध विवृत। अब ये जो ए है ये किसके मिश्रण से बना था, ए प्लस ई, तो ए क्या है, अर्ध विवृत, और ई क्या है, संवृत, यानी लगभग बंद, तो दोनों के बीच की स्थिति क्या बनती है, अर्ध संवृत, इसलिए ए और ओ अर्ध संवृत हो गए। अब क्या बच गए, ऐ और औ, इनको बोलकर भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार तो मुख विवर खुलता है लेकिन फिर बंद हो जाता है, ऐ और औ तो खुलकर बंद होता है, इसलिए इन्हें अर्ध विवृत स्वर कहा गया है। तो ये वर्गीकरण आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, इस पे स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिया करें ताकि आपको दोबारा जब रिवाइज करना हो तो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आगे बढ़ते हैं साथियों, और अब अंतिम वर्गीकरण स्वरों का आज हम देखते हैं। सातवां जो वर्गीकरण का आधार है हमारा वो बड़ा आसान है, वो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, कुछ लोग इसे प्रकृति भी कह देते हैं, स्वभाव भी कह देते हैं। उच्चारण के आधार पर हमने पहले जो उच्चारण पढ़ा था वो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर थे, अब ये उच्चारण के आधार पर हैं, वो मात्रा के आधार पर थे, ये उच्चारण के आधार पर। और ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसे देखें, एक होते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, और एक होते हैं सानुनासिक। इन्हें समझते हैं। देखिए संधि विच्छेद कर दो इस शब्द का, आप अलग अलग करें इसे तो निर, अनु और नासिक, इन शब्दों के योग से यह बना है। तो निर का अर्थ
नकारात्मकता के अर्थ में होता है, अनु का अर्थ पीछे और नासिका, अर्थात जिनके उच्चारण में श्वास वायु नासिका से बाहर निकलती है वे कहलाते हैं अनुनासिक या सानुनासिक। सानुनासिक यानी स प्लस अनुनासिक, तो उन्हें हम अनुनासिक भी कह सकते हैं और सानुनासिक भी कह सकते हैं। और जिनमें श्वास वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, नाक से नहीं। अब इसे ऐसे समझें कि जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है उसे तो हम कहते हैं स अनुनासिक, यानी मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है। और जिनके उच्चारण में केवल मुख से बाहर निकलती है, यानी नासिका से नहीं, नहीं, नासिका से बाहर नहीं निकलती, उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। तो सानुनासिक का एक नाम अनुनासिक भी हो सकता है और यह है निर्नुनासिक। तो हमारे जो 11 स्वर हैं वो निर्नुनासिक भी हैं और सानुनासिक भी हैं। जैसे देखिए हमने लिखा ए आ ई उ और री ए ऐ ओ औ। इनमें जब ये उच्चारण हम करते हैं तो नासिका का कोई रोल नहीं है। आप नासिका को बंद करके भी आप नासिका को पकड़ लें, ए आ ई उ री ए ऐ ये बोल सकते हैं। और अगर हम इन्हें इस रूप में लें तो अब हम इन्हें बिना नासिका की मदद के इनका उच्चारण नहीं कर सकते। सभी ये जो 11 स्वर हैं ये अनुनासिक भी होते हैं और निर्नुनासिक भी होते हैं। साथियों यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर जब कोई मात्रा होती है तो उस मात्रा की स्थिति में जैसे ई पर हम ये लगाएंगे तो यहां ऐसे चंद्र बिंदु नहीं लगाया जाता बल्कि केवल ये बिंदु लगा दिया जाता है। यद्यपि ये होता चंद्र बिंदु ही है, यानी इसका उच्चारण हम चंद्र बिंदु के अनुसार करेंगे, लेकिन लिखने की सरलता के लिए इसे ऐसा किया गया है। ऐसे ही हम जो ए है इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन ऐ के ऊपर केवल यही लगाएंगे, वहां चांद साथ में नहीं बनाना है। ये भी हम और आगे भी पढ़ेंगे, इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये हो गए आपके निर्नुनासिक, ये हो गए आपके सानुनासिक या अनुनासिक। तो ये 7 रूपों में हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा और इसी के साथ हमारी जो स्वरों से संबंधित वर्ण विचार की कक्षा है वह समाप्त होती है। साथियों मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अच्छे से स्वर और वर्ण विचार के बारे में समझ पा रहे हैं। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई संदेह होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सभी कमेंट्स का मैं निश्चित रूप से उत्तर दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासा को शांत किया जा सके। साथियों एक और गुजारिश मैं आपसे करूंगा कि इस वीडियो को और अन्य वीडियो को आप अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपके लिए उपयोगी जानकारियां लगातार जुटा सकूं। आपने बहुत ध्यानपूर्वक ये पढ़ा, सुना और समझा। धन्यवाद।